देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस ढंग से दारा सिंह चौहान लगातार समाजवादी पार्टी को लेकर के बयानबाजी कर रहे थे और उन्होंने जो एक तरीके से अपना पाला बदला था, भाजपा में वो चले गए, फिर भाजपा छोड़कर फिर समाजवादी पार्टी में आए, फिर उसके बाद दोबारा चुनाव से ऐन वक्त पहले जो है वो दोबारा भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। और यहाँ पर साख जो है एक बड़ी एक तरीके से लगी हुई थी जो है ओम प्रकाश राजभर की भी, क्योंकि राजभर जो समुदाय है, जो कम्युनिटी है, उसका एक बड़ा वोट बैंक है वहाँ पर। और ओपी राजभर जो लगातार दावे कर रहे थे, उन दावों की पूरी तरीके से पोल जो है वो खुलती नजर आई। तो क्या है, लेकिन ये शुरुआत जो इंडिया वर्सेस इंडिया माफ़ कीजिएगा इंडिया वर्सेस एनडीए की हुई है, ये कहीं ना कहीं बेहतर हुई है इंडिया के लिए। और बिल्कुल जब अगला लोकसभा चुनाव आएगा तो वहीं कहीं ना कहीं ताकत दिखाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सपा का भी सपोर्ट रहेगा। मजबूत सपा जो है धरातल से होती हुई नजर आ रही है, उसके साथ कांग्रेस होगी और भी अन्य दल होंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे ताकत दिखेगी इंडिया अलायंस की। और यहाँ पर सपा भी बड़ी सीटों पर कब्जा करती हुई आपको नजर आएगी। जैसे ओपी राजभर ने कहा कि जब जीत यहाँ पर मिल रही है तो यहाँ पर उन्होंने ईवीएम का रोना नहीं रोया। अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतती तो ये आरोप लगाते हुए नजर आते यहाँ पर हार के बाद। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो ये सही भी है कि यहाँ पर जो अखिलेश यादव की पार्टी है या अखिलेश यादव की बात कर लें, यहाँ पर उन्होंने कहा कि निष्पक्ष रूप से चुनाव है। जनता ने दिखा दिया कि किसकी पसंद है यहाँ पर, कि सच्चाई की जीत हो रही है। अगर जनता यहाँ पर वोट अगर सही तरीके से डाल रही है, उसका नतीजा भी सही तरीके से निकलता है, तो वो नतीजा अखिलेश यादव की जीत के जरिए देखा जा रहा है। घोसी चुनाव के नतीजे आ गए। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में एक अलग भूचाल मचा। लेकिन जरा सा दोनों प्रत्याशियों का नाम को सुनिए और उनके काम की जरा सा जो है सराहना कीजिए। सबसे पहले जिसने जीत दर्ज की, जरा उसको सुनिए। उसका नाम है सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह कल घोसी में पहले राउंड से लेकर आखिरी राउंड तक उन्होंने जबरदस्त जो है बढ़त बना कर रखी और लास्ट में फाइनली जो है ये ऐलान करना पड़ा कि सुधाकर सिंह आप जीत गए। अगर हम आंकड़ों का खेल समझाएं, आपको बताएं कि आखिर कैसे ये खेल बदला, आपको बताएं कि आखिर कहां उलट फेर हुआ, तो फिर आप ये एहसास करेंगे कि दरअसल इन सब के पीछे जो है मायावती का मेन खेल था। उसको समझा देते हैं कि कैसे। वो ऐसे कि मायावती दरअसल जो है पूरी तरीके से बैकफुट पे आ गई, और ये इसलिए क्योंकि लगभग 1.5 लाख दलित वोट बैंक जो है वो मायावती के खाते में आता। और 2022 में ये हुआ कि जब मायावती पीछे थी, जब रैलियां नहीं कर रही थी, शोर शराबा यानी कि रोड शो नहीं कर रही थी, तब लोगों को लगा कि इसका फायदा जो है समाजवादी पार्टी को जाएगा। बट उसके उलट होते हुए फायदा जो है बीजेपी को चला गया। और यही चीज घोसी चुनाव में हो रहा था कि मायावती के पीछे हटने से खूब बीजेपी वाले खुश हो रहे थे, लेकिन इस बार पाला उल्टा हो गया और वो तमाम वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को चला गया। इसीलिए ये सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं। ओपी राजभर ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर दिए, मायावती बीजेपी पर निशाना साध दी, तो इसका क्या मतलब समझा जाए कि मायावती क्या अखिलेश के साथ जा रही हैं, क्या इंडिया गठबंधन के साथ जा रही हैं? यह सवाल पूछना कहीं से भी दर्शकों को गलत नहीं। लेकिन सबसे पहले अबरार का रुख करें और अबरार से समझते हैं कि कल घोसी चुनाव में जो हुआ, जितने मार्जिन से, जितने बड़े आंकड़े से जो है दरअसल इनकी जीत हुई है सुधाकर सिंह की, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस ढंग से दारा सिंह चौहान लगातार समाजवादी पार्टी को लेकर के बयानबाजी कर रहे थे और उन्होंने जो एक तरीके से अपना पाला बदला था, भाजपा में वो चले गए, फिर भाजपा छोड़कर फिर समाजवादी पार्टी में आए, फिर उसके बाद दोबारा चुनाव से ऐन वक्त पहले जो है वो दोबारा भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। और यहाँ पर साख जो है एक बड़ी एक तरीके से लगी हुई थी जो है ओम प्रकाश राजभर की भी, क्योंकि राजभर जो समुदाय है, जो कम्युनिटी है, उसका एक बड़ा वोट बैंक है वहाँ पर। और ओपी राजभर जो लगातार दावे कर रहे थे, उन दावों की पूरी तरीके से पोल जो है वो खुलती नजर आई। तो भाजपा में कहीं ना कहीं उनका जो एक वर्चस्व नजर आता था या भाजपा को जो एक भरोसा था, उसको भी एक बड़ा झटका लगा है। और सुधाकर सिंह की ये जीत मात्र जीत नहीं है, बल्कि 2024 के लिए कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी है। और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होते हुए भी अगर घोसी सीट को हार रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़े खेल की ओर इशारा करता है। और साथ ही वो जो एक तरीके से जो एक साथी दल जो है, खास करके संजय निषाद की बात करें, वो भी वहाँ पर अपनी पूरी ताकत झोंक दिए थे। तो उनकी ताकत को झोंकने के बावजूद भी, ओपी राजभर के पहुँचने के बावजूद भी, अगर मात्र शिवपाल यादव जो है अपने बलबूते इस सीट को सपा के खाते में ला देते हैं, तो समझिए कि अगर अखिलेश यादव, डिंपल यादव
तमाम लोग वहां पर चुनावी प्रचार प्रसार में उतरते हैं तो खेल और मार्जिन जो है वो और ज्यादा बढ़ करके देखने को मिलता है। एक सवाल अबरार ये भी तो है कि दरअसल चलिए ईवीएम का आपने समझाया समीकरण के कैसे हुआ, लेकिन दरअसल जो है मायावती ये कह रही हैं बीजेपी पे निशाना साध रही हैं, इसका मतलब क्या समझा जाए कि अखिलेश के साथ ये आ रही हैं, क्या इंडिया गठबंधन के साथ आ रही है मायावती? देखिए बिल्कुल उनके पास देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो उनकी राजनीतिक साख लगातार बिगड़ती चली जा रही है, तो ऐसे में मायावती बात बखूबी जानते और हो सकता है कि इस जीत के बाद कहीं ना कहीं उनको इस बात का एहसास हुआ हो, जो राजनीतिक फिजा बदल रही है उसको उन्होंने आभास किया हो, और फिर हो सकता है कि 2024 से पहले जो इंडिया गठबंधन एक नए तरीके से तमाम विपक्षी दलों को एकजुट कर रहा है उसमें वो अपनी भी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे, और घोसी चुनाव के नतीजे साफ तौर पर उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव पर कहीं ना कहीं एक बड़े तौर पर असर डालते नजर आएंगे। चलिए, लेकिन एक सवाल बिल्कुल अबरार ने ठीक समझाया, लेकिन उससे उलट अगर देखिए तो 2 मंत्री नहीं 10 मंत्री थे, 2 उप मुख्यमंत्री थे, 2 पार्टी के अध्यक्ष होने के बावजूद, मैदान में उतरने के बावजूद अगर अकेले समाजवादी पार्टी के महासचिव चचा शिवपाल फाइट कर जाते हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसीलिए ये बोला जा रहा है कि इसी बेस पर जो घोसी चुनाव में जीत हुआ है, इस ललकार से एक माना जा रहा है कि 2024 में जो यूपी में 80 सीटें हैं दौलत, इस पर बीजेपी पर भारी पड़ेंगे समाजवादी पार्टी। क्या सिर्फ घोसी जीत लेने से क्या लगता है कि क्या वाकई में 80 सीटों में से अगर 70 भी जीत लेते हैं, 60 या 50, क्या इस बेस पे ये कंपेयर करना या फिर ये ओवर कॉन्फिडेंस माना जाए, या वाकई में ग्राउंड पे काम करे समाजवादी पार्टी इसीलिए ये कह रहे हैं कि अब हम भाई 70 में 80 में से 60 या 70 सीटें जीतेंगे? जी देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस में तो इस वाले चुनाव में बीजेपी थी, सपा ने तो धरातल पे काम किया है, लेकिन ये शुरुआत जो इंडिया वर्सेस इंडिया माफ़ कीजिएगा इंडिया वर्सेस एनडीए की हुई है, ये कहीं ना कहीं बेहतर हुई है इंडिया के लिए। और बिल्कुल जब अगला लोकसभा चुनाव आएगा तो वहीं कहीं ना कहीं ताकत दिखाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सपा का भी सपोर्ट रहेगा। अब मजबूत सपा जो है धरातल से होती हुई नजर आ रही है, उसके साथ कांग्रेस होगी और भी अन्य दल होंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे ताकत दिखेगी इंडिया अलायंस की, और यहाँ पर सपा भी बड़ी सीटों पर कब्जा करती हुई आपको नजर आएगी। 2024 उन्होंने सही कहा कि 60 सीटों तक वो जा सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है इस डबल इंजन सरकार का कि इनको तो उपचुनाव तक में भी वोट नहीं मिले, ये बुरा हाल उनका यहाँ पर हो गया। तो देखा जा सकता है कि सपा एक बड़ा गेम जो है यूपी में बदल सकती है, जिसमें बसपा भी देखा जाए तो इनडायरेक्टली साथ निभा रही है। उनका पीछे हो जाना कहीं ना कहीं सपा को बड़ा कॉन्फिडेंस देता है, सपा को एक तरीके से रास्ता क्लियर हो जाता है कि जो दलित वोट, जो बाकी वोट वो ले रहे थे वो अब बटेंगे नहीं, वो एक तरफ ही जाएंगे। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं 2024 में सूरत जो है यूपी की बदल सकते हैं। लेकिन दौलत, एक सवाल तो लोग जानना चाहेंगे ना कि ये जो इतनी बुरी हार हुई है, या इसको आप करारी हार कह लीजिए, तो समाजवादी पार्टी तो चलिए जीत के जश्न में डूबी हुई है और उसमें कोई शक नहीं, डूबना भी चाहिए। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें इस घोसी चुनाव से सीखने की, क्योंकि एक सेमीफाइनल माना जा रहा था इंडिया और इंडिया के गठबंधन के मद्देनजर, तो बीजेपी को क्या सीखना चाहिए, योगी जी को या डबल इंजन की सरकार को क्या सीखना चाहिए? क्योंकि 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष को उतारे हुए थे, मंत्री को उतारे हुए थे, 2 डिप्टी सीएम को उतारे हुए थे, इसके बावजूद हार गए, तो बीजेपी को क्या सीखना चाहिए? बीजेपी को सबसे पहले सीखना चाहिए कि लोगों को तोड़कर अपने पास लाना बंद करना चाहिए। ओपी राजभर सबसे बड़ी यहाँ पर देखा जाए तो वही बने हैं हार का कारण। देखा जाए तो मेरी तरफ से जो लगता है, जो मैं मानता हूँ कि उनका दल बदलना, लोगों का भरोसा खत्म होना बीजेपी से, कि कभी ये तो ओपी राजभर कभी आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, तो कहीं ना कहीं भरोसा जो है लोगों का खत्म हो गया बीजेपी से, कि तो किसी भी पार्टी को, किसी भी व्यक्ति को तोड़ के ले आएंगे, बस जनता की तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। बात विकास की नहीं कर रहे, बात चीज़ों की नहीं कर रहे, सुशासन की नहीं कर रहे, बस बात तोड़ने फोड़ने की बात कर रहे हैं कि तोड़ के उसको ले आओ। सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं कि ओपी राजभर जिस तरीके से बीजेपी में चुनाव से पहले आए और अब हारते ही जिस तरीके से बगावती तेवर दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता का विश्वास बीजेपी से इस वजह से टूट रहा है। बहुत बड़ी बात कही है दौलत ने यार, वाकई में कि ओपी राजभर ही इसका जिम्मेदार, और इसीलिए तो कल उन्होंने ईवीएम पर सवाल किया। उन्होंने कहा कि दरअसल ईवीएम का ढंढोरा विपक्ष नहीं पोड़ रही। एक सवाल अब मैं नाजमीन से लेना चाह रहा हूं। नाजमीन, एक सवाल है ना कि जब विपक्ष हार जाता है तो वो हमेशा ईवीएम का रोना रोने लगता है, यही राजभर साहब कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन आज जब घोसी में जीत गए हैं, आज जश्न मना रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं, तो फिर आज ईवीएम पे क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं कि भाई ईवीएम में धांधली हुई, गड़बड़ी हुई? आज ईवीएम का रोना कोई नहीं रोक रहा, आप कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से ओपी राजभर ने कहा कि जब जीत यहाँ पर मिल रही है तो यहाँ पर उन्होंने ईवीएम का रोना नहीं रोया। अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतती तो ये आरोप लगाते हुए नजर आते यहाँ पर हार के बाद। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो ये सही भी है कि यहाँ पर जो अखिलेश यादव की पार्टी है, या अखिलेश यादव की बात कर लें, यहाँ पर उन्होंने कहा कि निष्पक्ष रूप से चुनाव है। जनता ने दिखा दिया कि किसकी पसंद है यहाँ पर, कि सच्चाई की जीत हो रही है। अगर जनता यहाँ पर वोट अगर सही तरीके से डाल रही है, उसका नतीजा भी सही तरीके से निकलता है, तो वो नतीजा अखिलेश यादव की जीत के जरिए देखा जा रहा है। और यही बात यहाँ पर ईवीएम के लिए, यही मुद्दा इसलिए नहीं उठाया गया क्योंकि यहाँ पर
ईवीएम में अगर गड़बड़ी होती तो आप बखूबी देखते किसकी सरकार बनती हुई नजर आती, कौन सी पार्टी वहां पर जीतती। इतने प्रतिशत वोट जो अखिलेश यादव की पार्टी को मिले हैं, सुधाकर सिंह को मिले हैं, यहाँ पर लगभग 42,000 वोटों से ज़्यादा यहाँ पर उन्होंने बढ़त बनाई है। तो ये साबित करता है कि यहाँ पर गड़बड़ी नहीं हुई है। अगर गड़बड़ी हुई होती तो वाकई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कैसे न कैसे कर अपनी जीत ज़रूर हासिल करती। बिल्कुल। एक सवाल नाज़मीन जो बहुत बड़ा है, हम और आप जानते हैं कि बार बार बीजेपी ये ढंढोरा पीटती है डबल इंजन की सरकार की 80 करोड़ जो है गरीब वासियों को वो राशन दे रहे हैं, और वहाँ देखिए तो घोसी में सबसे ज़्यादा दलित समाज है, इसीलिए मायावती का जिक्र होता है। तो क्या समझा जाए कि अब दलित या मिडिल क्लास इस राशन को छोड़कर महंगाई को देखते हुए जो है मोदी सरकार को या डबल इंजन की सरकार को मैदान से भगाने की कोशिश करिए, क्योंकि दलितों पर भी अब बीजेपी जो है पिछड़ती नजर आई। देखिए, एक ना एक दिन तो देखना ही था, कब तक यहाँ पर आप लालच देंगे और वो लालच के दौरान यहाँ पर आप ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम तो बांट रहे हैं, हम राशन दे रहे हैं, हम लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो पता चलता है वो तो खुद रोते हुए नजर आते हैं, वो खुद पार्टियों के पास जाते हैं कि हमारी मदद कीजिए, हम यहाँ पर भुखमरी में। तो आप ये हकीकत देख सकते हैं, दलितों का लगा लीजिए, पिछड़े वर्गों का आप यहाँ पर लगा लीजिए, किस तरीके से जो समाजवादी पार्टी को वोट मिला है वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मिला है कि भारतीय जनता पार्टी का झूठ सबके सामने आ गया। दारा सिंह की बात कर लें, उससे तो पहले ही खुश नहीं थी घोसी की जनता, तो ऐसे में उनको नतीजा तो इसी तरीके से मिलना ही था कि यहाँ पर अब उनको हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर दारा सिंह की वजह से इसलिए नाराज थी, समाजवादी पार्टी में थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आ गई, वहाँ पर भी कुछ नहीं करा, और इसका नतीजा यहाँ पर आप साफ तौर पर देख ही रहे हैं। तो यही एक आप मुद्दा बना सकते हैं कि यहाँ पर अगर जनता अगर सब जान जाए तो किसी को भी यहाँ पर हरा सकती है। बिल्कुल, ये हकीकत भी है और ये सच्चाई भी है कि रुख बदलने लगा है, लोगों के मिजाज भी बदलने लगे हैं। लेकिन नाज़मीन और दौलत और अबरार ने जो कहा वो वाकई में जायज़ इस बात को लेकर है कि घोसी चुनाव भले ही छोटा हो सकता है, 1 सीटों की बात है, लेकिन इससे जो उठ रहे सवाल सियासी हैं वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के मंत्री या उनके नेता और तमाम लोगों को चुभ जरूर रहा होगा कि जितना हल्के में लिए इस चुनाव को उतना ही हल्के पड़ते नजर आ रहे हैं। भले ईवीएम को लेकर या तमाम चीज़ों को लेकर रोना रो लें, लेकिन फ़ायदा कुछ होता नजर नहीं आएगा। अब देखते हैं कि क्या इसी बहाने कहीं विपक्ष एक तो नहीं हो जाएगा।